हम किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसके रंग और रूप को देख करके। बिना रंगों के इस विश्व की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम देखेंगे कला के तत्व में से वर्ण को यानी कि रंग को, और देखेंगे कि रंग कितने प्रकार के होते हैं और रंगों से हमारे मन मस्तिष्क पर कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रंगों की खोज न्यूटन ने की थी, और अगर आप रंगों से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ही रंगों की खोज वाला वीडियो देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं रंग की परिभाषा। वर्ण प्रकाश का गुण है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। यानी कि जो रंग है वो एक प्रकाश का गुण है और स्वतंत्र इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये जो नेत्रों पर और मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव होता है। तो अब देखते हैं वर्ण के गुण। वर्ण के मुख्यतः 3 गुण होते हैं जो निम्न है। वर्ण की रंगत यानी जिसे हम ह्यू कहते हैं, वर्ण का मान जिसे वैल्यू, और वर्ण की सघनता जिसे क्रोमा, इंटेंसिटी और सैचुरेशन कहते हैं। अब देखते हैं वर्ण की रंगत जिसे ह्यू कहा जाता है। वर्ण की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे लालपन, पीलापन और नीलापन। वर्ण का जो मान होता है जिसे वैल्यू कहा जाता है, जिसे गहरा नीला, नीला और हल्का नीला। तो आप यहाँ पर एक चार्ट में देख रहे होंगे कि जिस प्रकार प्रकाश की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, उसी प्रकार जो है वर्ण का मान या वैल्यू घटती और बढ़ती है। तीसरा है वर्ण की सघनता। यह रंग की शुद्धता का परिचायक है, जैसे लाल, नीला और पीला। तो वर्ण की सघनता का अर्थ ये होता है कि जो रंग है वो कितना प्योर है, यानी कि उसको कितना वो सघन है। अब देखते हैं रंगों का वर्गीकरण। मुख्यतः रंगों को 3 वर्णों में विभाजित किया जाता है। मुख्य वर्ण यानी कि प्राइमरी कलर्स, द्वितीय रंग सेकेंडरी कलर्स, और तृतीय समीपवर्ती यानी कि एनालॉगस कलर। अब देखते हैं मुख्य वर्ण यानी कि जो प्राइमरी कलर्स हैं, जिसे हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं या मुख्य वर्ण होते हैं, वो किसी भी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। दृश्य कला में प्राथमिक रंगों की संख्या 3 मानी गई है, जिनमें लाल, पीला और नीला है। अब देखते हैं द्वितीयक रंगतों को यानी कि सेकेंडरी कलर्स को। सेकेंडरी कलर्स यानी कि जो द्वितीय रंग होते हैं वह प्राथमिक रंगों से बनाए जाते हैं। यानी कि प्राथमिक जो हमारे 3 रंग है, उन्हीं में से अगर हम 2 रंगों को अगर मिलाएं तो जो तीसरा रंग हमें प्राप्त होता है वही हमारा द्वितीयक रंग कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो बैंगनी रंग हमें प्राप्त होता है, या लाल और पीले रंग को मिलाएं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त होगा। तो यानी कि किन्हीं 2 प्राथमिक रंगतों को मिलाने के बाद जो तीसरा रंग हमें प्राप्त होता है वो हमारा द्वितीयक रंग कहलाता है। अब बात करते हैं हम समीपवर्ती रंगों की यानी कि एनालॉगस कलर। समीपवर्ती रंग उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो, जैसे पीला या पीला नारंगी तथा नारंगी, सभी में पीला रंग उपस्थित होता है, तो इसे समीपवर्ती रंग कहते हैं। जैसे लाल या गुलाबी रंग हो गए, ये सब समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। आप इस चक्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ पर एनालॉगस कलर का एक चक्र है। तो आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी या एक जाति के जो रंग होते हैं वे एनालॉगस कलर कहलाते हैं। तो आप इस चक्र के माध्यम से एनालॉगस कलर को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं पूरक या विरोधी रंगों की। यदि हम किन्हीं 2 प्रमुख रंगतों को यानी कि प्राइमरी कलर को मिलाएं तो इससे प्राप्त जो द्वितीय रंग होगा, शेष बची हुई मुख्य रंगतें एक दूसरे के विरोधी तथा पूरक वर्ण कहलाएंगे। जैसे लाल का पूरक हरा होगा, नारंगी का नीला होगा। तो आपको एक जहाँ पर कलर व्हील दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप पूरक या विरोधी रंगों को देख सकते हैं कि कौन सा किस रंग का पूरक या विरोधी रंग होगा। अब देखिए यहाँ पर एकांकी वर्ण को भी समझ लेते हैं यानी कि मोनोक्रोम। मोनोक्रोम जो होते हैं वो एक ही रंग की विभिन्न मान और सघनता वाली रंगतें होती हैं, क्योंकि ये एक ही रंग से बने होते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला।
ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो मोनोक्रोम होता है, यानी कि मोनो का अर्थ होता है एक और क्रोम का अर्थ होता है रंग, यानी कि एक ही रंग की विभिन्न रंगतें, विभिन्न सघनता वाली रंगतें यहाँ पर देखने को मिलती। तो इस प्रकार से भी चित्रों में वर्ण नियोजन के समय मोनोक्रोमेटिक थीम को लिया जाता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक थीम से ये चित्र बनाया गया है। अब बात करते हैं वर्ण प्रभाव की, यानी कि इफेक्ट ऑफ कलर्स की, यानी कि रंगों से हमारे मन मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला रंग है, लाल रंग है, उससे उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, विप्लव, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, शंका, क्रोध, घृणा, उष्णता, प्रेम, कामुकता, ओज, अराजकता और आवेग का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। वहीं पीले रंग से प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रखरता, ताप रहित ऊष्मा, प्रकाश, ओप तथा चमक, बुद्धिमत्ता और समीपता का भाव उत्पन्न होता है। नीले रंग से हमारे मन में शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, रात्रि एवं आकाश, निराशा, दुख, मानसिक अवसाद, उद्विग्नता, स्थिरता और दृढ़ता के भाव उत्पन्न होते हैं। हरे रंग से हमारे मन में शिथिलता, विश्राम, सुरक्षा, मनोहरता, वसंत, प्रजनन तथा विकास, प्रफुल्लता एवं प्रचुरता, ईर्ष्या, असक्तता के भाव उत्पन्न होते हैं। नारंगी रंग से ज्ञान, वीरता, प्रेरणा और लपट के भाव उत्पन्न होते हैं। बैंगनी रंग से राजसी, सम्मान, रहस्य और मृत्यु के भाव हमारे मन में प्रकट होते हैं। श्वेत रंग से हमारे मन में शांति, एकता, स्वच्छता और उज्ज्वलता के भाव प्रकट होते हैं। श्याम यानी कि जो काला रंग है, इससे हमारे मन में अवसाद, भय, अंधकार, निराशा और बुराई के भाव आते हैं। अब देखते हैं हम वर्ण परिवर्तन को। तो जो वर्ण परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन प्रयोगात्मक आधार पर किया जाता है। यह वर्ण परिवर्तन निम्न प्रकार या कारणों से हो सकता है, यानी कि जब हम अपने चित्र में अलग अलग रंगों को लगाते हैं या अलग अलग वर्णों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उनमें कुछ न कुछ दृश्यात्मक परिवर्तन आता है, जिसे हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। तो जो पहला प्रकार है वर्ण परिवर्तन का, वो है एक ही समय में होने वाला रंगत में अंतर। यदि दो या अधिक रंगों को एक दूसरे के आसपास लगा दिया जाए, तब वे अपने हल्के पूरक रंगों से गिरने लगते हैं। अगर हम उदाहरण को देखें, यदि पीला वर्ण लाल रंग की पार्श्वभूमि पर लगा दिया जाए, तो पीले पर हरा व लाल पर बैंगनी का प्रभाव आने लगता है, क्योंकि लाल का पूरक हरा व पीले का पूरक बैंगनी रंग होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस चित्र में आपको ये सारा का सारा प्रभाव दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा प्रकार है एक ही समय में होने वाला रंग के मान में अंतर। यदि हल्का रंग उसी रंग की गहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाए, तो वह हल्का रंग और गहरा रंग और अधिक गहरा प्रतीत होगा। हल्के रंग को विभिन्न गहरे नीले की पृष्ठभूमि पर लगाकर हमको देखना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, उदाहरण के रूप में यहाँ पर जो है एक गहरे नीले रंग में हल्का नीला रंग लगाया गया है, वहीं एक हल्के नीले रंग पर एक गहरे नीला रंग को लगाया गया है। तो इसमें देखिए, इस प्रकार से अपने अपने मान में अंतर होता है। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो वर्ण परिवर्तन का उदाहरण है, एक ही समय में होने वाला सघनता में अंतर। यदि हम कम सघनता वाले रंग को उस रंग के अधिक सघनता वाले पृष्ठभूमि पर रखें, तो दोनों ही अपनी अधिक चमक लिए हुए होंगे। जैसे हल्का धूमिल नीले गहरे धूमिल यानी कि नीली पृष्ठभूमि पर बना होगा। इसी प्रकार के अन्य रंगों से भी प्रयोग करके देखने हमें चाहिए तथा उसके आकार में अंतर करके भी रंगों का अध्ययन करना चाहिए। चौथा है प्रसारित प्रभाव यानी स्प्रेडिंग इफेक्ट। यदि कोई रंग सफ़ेद पृष्ठभूमि पर गहरा लगे और यही रंग काली पृष्ठभूमि पर चमकदार लगे, तो इसी को प्रसारित प्रभाव कहते हैं। तो आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से इस इफेक्ट को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, जहाँ पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से रेखाएं खींची गई हैं, वहीं उसी लाल रंग को जब हम काली पृष्ठभूमि पर खींचते हैं, तो वो ज़्यादा चमकदार हमें दिखाई देता है। इसी को प्रसारित प्रभाव कहा जाता है। तो आप प्रसारित प्रभाव को काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। पांचवा है क्रमिक विरोधाभास। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रमिक विरोधाभास है, इससे आप काफ़ी जो है रूबरू भी हुए होंगे। जब दर्शक किसी चित्र में आकर्षक
वर्ण को देखकर दूसरे वर्ण को देखता है तो प्रथम वर्ण का प्रभाव दूसरे वर्ण को प्रभावित कर देता है। इसी को क्रमिक विरोधाभास कहते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो कंट्रास्ट कलर है, यानी कि आप देख रहे होंगे अगर आप लाल पर दृष्टिपात करें और उसके बाद आप किसी हरे रंग पर दृष्टिपात करें तो आपको लाल का जो प्रभाव है वो काफ़ी देर तक दिखाई देता है हरे रंग के ऊपर। ठीक, क्रमिक विरोधाभास को समझने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। जब तेज धूप से कमरे के अंदर जाते हैं तो आपको कुछ देर तक कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, आपके सामने अंधेरा सा छा जाता है। यानी कि जो प्रकाश की मात्रा है वो आपकी आंखों में इतनी देर तक प्रभाव बनाए रखती है कि जब आप अंदर जाते हैं कमरे में तो आपको बहुत देर तक अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आपकी आंखें अनुकूल हो जाती हैं अंदर के वातावरण के साथ में तब आपको कमरे के अंदर जो वस्तुएं हैं वो दिखाई दी जाती हैं। ठीक इसी का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे जो समुद्री जहाज में जो नाविक होते हैं, जो काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, वो अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध करके रखते हैं। उस पट्टी को बांधने का जो मकसद होता है वो सिर्फ डैशिंग या इस तरीके का लुक लेना नहीं होता है। जो मुख्य कारण था वो क्रमिक विरोधाभास ही था। यानी कि जो नाविक या सेलर जब दिन भर वो धूप में कार्य करते हैं नाव के ऊपर और बाद में जब किसी कार्यवश उन्हें नाव के डेक से अंदर जाना पड़ता है तो जब वो डेक में जाते हैं अंदर तो वहाँ पर उन्हें क्रमिक विरोधाभास के कारण काफ़ी अंधेरा दिखाई देता है। इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए नाविक जो है अपनी आंखों पर एक पट्टी लगाते हैं और जब वे अंदर डेक के नीचे जाते हैं तो वो अपनी पट्टी को खिसका करके दूसरी आंख पर लगा देते हैं। इससे उनको अंदर की चीज़ें जल्दी से दिखाई देती हैं और क्रमिक विरोधाभास का प्रभाव उनकी आंखों पर नहीं पड़ता। छठा है आकार तथा दूरी का प्रभाव। अब ये आकार तथा दूरी का प्रभाव हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कहीं जब हम कोई चित्र बनाते हैं उस चित्र तल पर हम किसी कम क्षेत्रफल में किसी रंग का उपयोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हमें सुखद प्रभाव देता है, लेकिन अगर हम उसी रंग को बड़े क्षेत्रफल पर लगाएं तो वो हमें उतना प्रभावशाली नज़र नहीं आता है। इसी को आकार तथा दूरी का प्रभाव कहते हैं। सातवां प्रभाव होता है पोत प्रभाव यानी कि टेक्सचरल इफेक्ट। यदि हम एक ही रंग को अलग अलग सतहों पर लगाएं जैसे खुरदरी, चिकनी, सपाट, सूखने वाली सतह तो इस पर रंग का अलग अलग प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जब आप किसी रंग को अलग अलग सरफेस पे लगाते हैं तो किसी चिकनी सरफेस पे लगाएं तो आपको बहुत ही वो अच्छा इफेक्ट देता है, लेकिन अगर आप उसी को खुरदरी या रंग सोखने वाली सतह पर लगाएं तो उसका प्रभाव अलग ही हो जाता है, प्रभाव में कमी आ जाती है। इसी को अगर हम सिंपल एग्जांपल से देखें तो जब हम घरों में अपने रंग रोगन करते हैं तो किसी रंग को एक ही कोट से हमारा काम चल जाता है। कोई रंग हम एक ही बार लगाते हैं तो उसका जो है अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है, लेकिन किसी रंग को हमें 2 या 3 बार भी लगाना पड़ता है। तो ये धरातल के कारण होता है क्योंकि कुछ रंगों को जो है धरातल अच्छे से सोख लेती है जबकि कुछ रंगों को धरातल नहीं सोखता है। इसी को पोत प्रभाव कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्ण प्रतिस्थापन के सिद्धांत को। यानी कि अगर वर्ण प्रतिस्थापन के सिद्धांत अगर आप समझ गए तो आप अपने चित्र में काफ़ी अच्छा प्रभाव रंगों के माध्यम से ला सकते हैं। तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका उपयोग हमें चित्र में रंग करते समय करना चाहिए। पहला सिद्धांत है पुनरावृत्ति का यानी कि रिपीटेशन का। एक ही रंग को बार बार प्रयोग करने पर यह प्रभाव आता है। जब आप अपनी चित्र पर एक ही रंग को बार बार उपयोग करते हैं तो ये पुनरावृत्ति का प्रभाव आपकी पेंटिंग पर आता है। दूसरा जो है वह है परिवर्तन, अल्टरेशन। किसी भी रंग में सफ़ेद, काले, धूमिल तथा अन्य रंगों के मिश्रण से रंगीय एक रस्ता से मुक्ति मिलती है और चित्र में प्रभाव आते हैं। यानी कि अगर आप रंगों पर सफ़ेद, काला या धूमिल कलर अगर आप ऐड करते रहें तो उससे जो नए नए रंग उत्पन्न होते हैं तो उसकी जो रंग की एक रस्ता होती है तो वो उससे हमें छुटकारा प्राप्त होता है और हमारी जो चित्र है उस पर अच्छा प्रभाव उत्पन्न होता है। तीसरा है श्रेणी विभाजन यानी कि ग्रेडेशन। रंगों का विभिन्न उपायों द्वारा श्रेणी विभाजन करके एक संगति में लगाना ही इस प्रकार का उद्देश्य है। यानी कि आप रंगों को जब आप प्रयोग करते हैं काफ़ी प्रैक्टिकल करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि इनका ग्रेड किस तरीके का है तो आप उस ग्रेड का इस्तेमाल भी कलर स्कीम बनाने में कर सकते हैं। चौथा है संगति यानी हार्मनी। वर्णों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है अतः उचित तालमेल करना ही संगति के अंतर्गत आता है। जब भी आप अपने चित्रों में रंगों का चुनाव करें तो उनके
जो भी रंग हो उनके पारस्परिक संबंध को भी जान लीजिए कि यानी कि कौन सा रंग किस कलर का पूरक रंग है, कौन सा विरोधी कलर है, या कौन सा उसके समीपस्थ समवर्ती कलर है। अगर आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो चित्र होगा उसमें एक अच्छी कलर स्कीम का उपयोग हो जाएगा। और जब अच्छी कलर स्कीम का उपयोग होता है तो चित्र में अपने आप एक हार्मनी का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है, जिससे अच्छे भाव चित्र में उभर करके आते हैं। पांचवा है विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रास्ट। रंगों के विरोधी गुणों के आधार पर तान, मान, रंगत, सघनता के आधार पर प्रभाव उत्पन्न होना। यानी कि जब भी आप चित्रों में रंगों को उपयोग करें तो अगर आप कंट्रास्ट कलर का उपयोग करते हैं तो इसमें जो विरोधी गुण होते हैं, विरोधी गुणों के आधार पर उनके तान, मान, रंगत और सघनता के आधार पर भी यहाँ पर प्रभाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। छठा है सहयोग यानी यूनिटी। एक रंग को प्रमुख मानकर दूसरे को अप्रधान मानकर वर्ण सहयोग का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यानी कि जब आप पेंटिंग बनाते हैं या कोई चित्र में आप जब वर्ण नियोजन करते हैं तो उसमें अगर आप दो रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप एक रंग को प्रमुख रंग मानते हैं और दूसरे को अप्रधान मानते हैं तो इस प्रकार की कलर स्कीम से भी जो है वर्ण सहयोग का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ये भी देखने में काफ़ी अच्छा होता है। सातवां है संतुलन, बैलेंस। वर्ण का विभाजन चित्रभूमि पर ऐसा हो कि दृष्टि का चित्र असंतुलित न दिखाई दे। यानी कि जब भी आप अपने चित्र में रंगों को प्रयोग करें तो कोई रंग इस प्रकार से ऐसा भाव उत्पन्न करे कि जिससे हमारा चित्र असंतुलित दिखाई दे। यानी कि जब हम चित्रों को बनाएं तो उसमें जब रंग नियोजन करें तो इस प्रकार से हमें कलर स्कीम लेनी होती है कि जिससे चित्र बैलेंस्ड लगे, किसी भी रंग की प्रधानता इस प्रकार न उत्पन्न हो जाए कि वह अन्य रंगों की जो प्रभाव है, अन्य रंगों का प्रभाव है, उनको खत्म कर दे। तो इस प्रकार का आपको ये ध्यान में रखना होता है कि सारे के सारे रंगों के अंदर एक संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं वर्ण नियोजन की यानी कि कलर स्कीम्स की। जिस प्रकार हम किसी भी चीज़ को बनाते समय एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसी प्रकार जब भी हम चित्रों पर रंगों का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ न कुछ जो है नियोजन करना होता है, यानी कि प्लानिंग करनी होती है। तो सबसे पहली जो स्कीम होती है कलर की वह है वर्ण शून्यता यानी कि एक्रोमेटिक, जिसमें हम श्वेत और श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट रंगों का ही प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से भी जो है काफ़ी अच्छी सुंदर पेंटिंग में प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। दूसरी स्कीम है एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही रंग से उनकी विभिन्न रंगतों का प्रयोग करके चित्रों को बनाना। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये चित्र जो है एक ही रंग की विभिन्न रंगतों को प्रयोग करके बनाया गया है। तो इसमें जो है मोनोक्रोमेटिक प्रभाव आ गया है। तीसरी जो कलर स्कीम है वो है प्रखर तथा मंद वर्ण नियोजन, हाई और लो की कलर स्कीम। इसमें हल्की तान का प्रयोग किया जाता है और अधिक मान वाली रंगतों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो यानी कि जो हल्की तान वाले रंग होते हैं उन्हीं का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो इससे भी अच्छा इफेक्ट पेंटिंग में आ जाता है। चौथी स्कीम है बहुवर्णीय नियोजन यानी पॉलीक्रोमेटिक। इसमें अधिक से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और जब हम पॉलीक्रोमेटिक स्कीम का उपयोग करते हैं तो ये निर्भर करता है चित्रकार के अनुभव के ऊपर भी। यानी कि वो जब अधिक से अधिक रंगों का उपयोग करता है तो वो किस प्रकार से उन रंगों को उचित क्षेत्रफल पे लगाता है और किस प्रकार वो उस रूप को इससे निरूपित करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट नियोजन है बहुवर्णीय नियोजन, पॉलीक्रोमेटिक स्कीम। पांचवा है समीपस्थ वर्ण संगति, एनालॉगस और रिलेटेड हार्मनी। जो रंगतें पास पास व एक ही परिवार की हों उनका प्रयोग इसमें किया जाता है, जैसे पीला, नारंगी और लाल। ये एनालॉगस और रिलेटेड हार्मनी वाले रंग होते हैं। छठी स्कीम है पूरक रंगों की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। जो रंगतें वर्ण चक्र में आमने सामने होती हैं पूरक रंग कहलाती हैं, जैसे लाल हरा, पीला बैंगनी। तो आप इस पूरक रंग वाली जो नियोजन है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है इसका भी उपयोग करके अपने चित्र में अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। सातवीं स्कीम है समीपस्थ पूरक रंग, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इसके अंतर्गत पूरक युगल तथा पूरक को दाईं बाईं ओर के समीप का कोई भी एक रंग आता है, जैसे लाल तथा हरा और पीला नीला, बैंगनी तथा नारंगी में से
1। तो आप समीपस्थ पूरक रंग वाली स्कीम का भी उपयोग अपने चित्र में कर सकते हैं। 8वीं स्कीम है खंडीय पूरक रंग नियोजन यानी कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अंतर्गत कोई भी एक रंग और उसके पूरक वर्ण के दाएं व बाएं वाले दोनों वर्ण आते हैं, जैसे पीला, लाल, बैंगनी, नीला और बैंगनी। 9वीं स्कीम है ट्राई यानी कि ट्राइड। इसमें वर्ण चक्र पर कोई समत्रिबाहु त्रिभुज चक्र के केंद्र बिंदु से घुमाएं तो त्रिकोण को स्पर्श करने वाले वर्ण नियोजन के अंतर्गत आएंगे, जैसे तीनों मुख्य रंगतें अथवा तीनों द्वितीय रंगतें। तो इस प्रकार की जो स्कीम होती है ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाती है। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, क्योंकि ये रंगों से संबंधित हमारा ये एपिसोड था, तो रंगों से संबंधित ही प्रश्न है। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? विकल्प है राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, पुंडलिक और किसान कन्या। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, गौतिक शैली संबंधित है चित्रकला से, मूर्तिकला से, वास्तुकला से और संगीत कला से। तो गौतिक शैली संबंधित है वास्तुकला से, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले जवाब दिया पुष्पा पुरवाल, शुभम भंडारी, दीपिका अश्वाल, रेशमा, विनीता बहुगुणा, विदुषी सैनी, स्वाति चौहान, योगिंदर सिंह राणा, कविता नाथ, विनय कौशल, पल्लवी कोटियाल और गुरुजी ने। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इसका सही जवाब दिया। तो दोस्तों, ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने रंग की परिभाषा को देखा, रंगों के वर्गीकरणों को देखा और रंगों के द्वारा मन मस्तिष्क पर कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं इनको देखा। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा। और अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।